हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? वीडियोस कैसे लग रहे हैं? हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होते जा रहे हैं। हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। हमारा 6th चैप्टर चल रहा है, विच इज़ सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्ट 1। और उसमें भी हमने जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है वो पढ़ लिया। बीच में हमने कॉलिजन पढ़ा था बिकॉज वो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड था। टॉपिक 5th यूनिट का था, लेकिन हमने करा 6th यूनिट में बिकॉज हमने उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा था। तो हमारा वो भी कंप्लीट हो गया। अब आज हम लोग स्टार्ट करें रोटेशनल मोशन, जो चैप्टर 6 ही है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन उसका नाम था चैप्टर का। तो वही रोटेशनल मोशन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो किसी भी टॉपिक में इससे पहले सारे पुराने वीडियोस चेक करना, बिकॉज अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस नहीं देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, क्लियर नहीं होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखो। सबसे पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ो, फिर कॉलिजन पढ़ो, और फिर हम लोग पढ़ते हैं, मतलब मैं तो पढ़ा चुकी हूँ, फिर आप लोग पढ़ना है ये रोटेशनल मोशन। तो चलिए आज हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट करते हैं। तो रोटेशनल मोशन, अभी तक हमने लीनियर मोशन पढ़ा है, सर्कुलर मोशन पढ़ा है, अब आ गया रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन को पढ़ने से पहले कुछ एक दो टर्म है, मैं उतना डीप में नहीं बताऊंगी, बिकॉज वो आपका कहीं पे नहीं है, ना आपके सिलेबस में है, ना आपके ऊपर उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है ना, एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन, वो मैं देना चाहूँगी। तो सबसे पहले अगर मैं रोटेशनल मोशन में बात करूँ ना, तो इसको हम लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ये भी इसी का पार्ट है, रोटेशनल मोशन का ही पार्ट है। इसमें डायनामिक्स भी नो कि डायनामिक्स क्या होता है, लेकिन रिजिड बॉडी जो होती है वो क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो रिजिड बॉडी बेसिकली ऐसी होती है कि कोई भी बॉडी, कोई भी मास की हम लोग बात करें, उसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ किसी ऐसी बॉडी की जिसके अंदर किसी दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस नहीं चेंज होती, नहीं वेरी करती है ना, तो वो हमारी क्या होती है, रिजिड बॉडी। कैसे वेरी नहीं करती? फॉर एग्जांपल हमने उस बॉडी को मोशन करवाया, उसको एक्सीलरेट करा, उसको वेलोसिटी दी, तो वो बॉडी चलेगी, उसके अंदर मोशन होगा। तो मोशन के साथ साथ उसके जो दोनों अंदर के जो दो पार्टिकल है ना, उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कोई भी दो पार्टिकल्स लेट दिस इज पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, ये इनके बीच की डिस्टेंस है। अब मैंने इसको चाहे इसको वेलोसिटी दी, चाहे मैंने इसको एंगुलर वेलोसिटी दी, ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है ना, वो क्या रहनी चाहिए, ए बी ही रहनी चाहिए। इनके बीच की डिस्टेंस ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा हमारे पास कोई बॉडी है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। अब अगर मैं बॉडी की बात करूँ, रिजिड बॉडीज़ की, तो ये जो इनका जो मोशन होता है ना, वो 2-3 टाइप का हो सकता है। ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, ट्रांसलेशन, इसके भी 2 टाइप होगा। एक होगा रेक्टिलीनियर ट्रांसलेशन मोशन। दूसरा ट्रांसलेशन मोशन का टाइप क्या होगा, कर्वीलीनियर मोशन। रेक्टिलीनियर मोशन हमने पढ़ा है, जब भी एक स्ट्रेट लाइन में 1D मोशन हो ना, एक ही स्ट्रेट पाथ पे, तो उसे हम रेक्टिलीनियर मोशन कहते हैं। तो इसका मतलब अगर ये ए बी मोशन से पहले ऐसा था ना, तो मोशन के बाद भी ए बी ऐसा ही रहे, मतलब ये जो दोनों बीच की डिस्टेंस है ना, वो एक दूसरे के क्या रहे, पैरेलल रहे। अगर हमने ऐसे मोशन करवाया, अगर हमने ले लिया ए बी और हम लोग ऐसे मोशन करवा रहे हैं, तो ये इनके बीच की डिस्टेंस, ये ए बी एक दूसरे के पैरेलल ही रहनी चाहिए। अगर ऐसा हमारे पास केस है ना, तो वो क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन होगा। अगर मैं कर्वीलिनियर मोशन की बात करूँ, तो ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहने वाली, पैरेलल रहने वाली, लेकिन वो पाथ कैसा भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कुछ लिया, ये हर केस में क्या है, पैरेलल है और सेम ही है, तो वो इस टाइप का मोशन हो जाएगा, कर्वीलिनियर मोशन। ये कहीं ज़्यादा आपको पूछने वाले भी नहीं आता है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, हमने जब सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था, तो सारी टर्म्स थीटा, ओमेगा, अल्फा, ये लोग, हाँ, ये सारी टर्म्स मैं पढ़ चुकी, लेकिन फिर भी एक बार छोटा सा आपको बता देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में इजी रहे। तो हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग, हमारा जो लीनियर मोशन था ना, काइनेमेटिक का लीनियर मोशन, उसको किससे रिलेट कर सकते हैं, एंगुलर मोशन को, एंगुलर या सर्कुलर मोशन, आप सर्कुलर मोशन बोल दो, सर्कुलर मोशन से रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्स या फिर एस होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट थीटा। दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर होती है वेलोसिटी वी, इसके अंदर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। इसके अंदर होता है एक्सेलरेशन ए, इसके अंदर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये तीनों की तीनों टर्म्स आप
दोनों में यूज़ कर सकते हो, मतलब दोनों एक दूसरे से लिंक हो जाती है, इनके बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल बी इक्वल्स टू था आर ओमेगा और ए इक्वल्स टू क्या था आर अल्फा। तो ये रिलेशन भी हमने सारा का सारा हमने पिछले वाले यूनिट में पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशंस थे और इसी टाइप से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना उनको भी आप लिंक कर सकते हो, वो भी मैंने कंप्लीट बताया। तो अगर नहीं चेक करा तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो चेक करना, ताकि आपको जो बेसिक्स है ना वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मेजरली हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं टॉर्क के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सॉरी, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी हम लोग अभी पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और उसमें ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। एक रिलेशन में आपको बताती हूँ कि हमने ये पढ़ा था ए इक्वल्स टू अल्फा आर अल्फा, ए इक्वल्स टू आर अल्फा, ये रिलेशन हमने पढ़ा है, जहाँ पे ए क्या था, ए था हमारा जो लीनियर एक्सीलरेशन होता है वो, और अल्फा क्या है, अल्फा है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन। लेकिन ये जो एक्सीलरेशन है ना, हमने बहुत सारे सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सीलरेशन के बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं। सेंट्रीपिटल होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, नेट एक्सीलरेशन होता है। तो ये वाला कौन सा एक्सीलरेशन है, क्या ये नेट एक्सीलरेशन है, क्या ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, या फिर ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। तो देखो ये जो होता है ना, ये होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई हमारा ऐसा केस लिया जिसके अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, 0 हो सकता है। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, देखो ये हमारा पार्टिकल है, ये पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर था, कुछ टाइम में यहाँ पे आ गया थीटा। तो ये जो थीटा था ना, ये फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी। तो जब तक इसने ए बी डिस्टेंस ट्रेवल करी ना, ये तो ए बी जो हो गया वो तो हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये जो एंगल थीटा कि कितना थीटा कवर किया, उसी को हमने क्या बोला था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे ओमेगा किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो भी होता है। ये जो इसकी टेंजेंशियल होती है ना, वो तो क्या होती है आपकी वेलोसिटी, एंगुलर नॉर्मल जो वेलोसिटी होती है वो, कि जहाँ पे भी आपको वेलोसिटी निकालनी है ना, वहाँ पे एक टेंजेंट खींच दो, उसकी डायरेक्शन से आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। उसी टाइप से हमारे पास क्या था, ओमेगा। ओमेगा की डायरेक्शन कैसी थी, आप किस डायरेक्शन में घूम रहे हो, आप ए से बी की साइड जा रहे हो तो उस साइड अपने फिंगर्स को, राइट हैंड थंब का रूल था, फिंगर्स को इस टाइप से फोल्ड करो और थंब की डायरेक्शन जो आएगी ना, ये बाहर की साइड आ रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव, जो भी दो प्लेन की बात करो, अगर एक्स वाई की बात करो तो पॉजिटिव जेड एक्सिस हो जाएगी। तो इस टाइप से आप डायरेक्शन निकाल सकते, सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ओमेगा की डायरेक्शन निकाली थी। और अगर मैं बात करूँ अल्फा, तो अल्फा जो होता है ना, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, वो होगा कि अगर एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, थीटा ओमेगा है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो आप बाहर की साइड अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अल्फा प्लस है या अल्फा माइनस, इसका मतलब पॉजिटिव है या क्या है, नेगेटिव है। ये नहीं शो करता है कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। देखो जब हमने लीनियर मोशन पढ़ा था ना, तो उसके अंदर एक्सेलरेटिंग भी होता था और डी एक्सेलरेटिंग भी होता था। इसका मतलब टाइम के साथ कम हो रहा है या टाइम के साथ बढ़ रहा है, वो चीज़ थी। यहाँ पे सिर्फ जो अल्फा की वैल्यू प्लस या माइनस बताती है कि प्लस जेड डायरेक्शन है, यानी प्लस का के कैप है। अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रही हूँ तो प्लस का के कैप है या फिर माइनस का के कैप है, ये चीज़ बताता है। कम ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो ओमेगा को सपोर्ट कर रहा है, अगर अल्फा नेगेटिव है तो इसका मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे अल्फा ऐसा हो जाएगा, ओमेगा ऐसे और अल्फा ऐसे, ओमेगा ऐसे और अल्फा भी ऐसे। तो इस केस में अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा, इस केस में अल्फा नेगेटिव हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। ये इतना इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं, हम लोग जब आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जो अल्फा होता है ना, वो क्या ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। किस रीज़न से, कि हमने बोला कि कोई ऐसा केस है जहाँ पे जो हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, सर्कुलर मोशन, उसकी जो ओमेगा है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो कांस्टेंट है। वो इधर भी t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे भी उसकी वैल्यू कुछ 2 थी, t इक्वल्स टू 10 सेकंड पे भी उसकी वैल्यू 2 थी। इसका मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। ओमेगा है, वेलोसिटी है, लेकिन दैट इज कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होगी तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ज़ीरो हो जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो होगी। अब अगर मैं मानूं कि ये मेरा जो एक्सीलरेशन है ना वो टेंजेंशियल नहीं होके सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो, और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है, ए इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। तो अगर आर अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो हो गई, आर तो हमेशा ही रहेगा ना, जब सर्कुलर मोशन है तो उसकी कुछ रेडियस तो होगी, तो वो ज़ीरो हो सकता है, नहीं ज़ीरो हो सकता, तो इसकी वैल्यू रहेगी। और ये ज़ीरो हो गया, इसका मतलब ए क्या ज़ीरो हो गया। और हम बोल रहे हैं कि ए हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। तो क्या किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ज़ीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर आपको सर्कुलर मोशन करवाना है, अगर कहीं पे भी किसी भी केस में सर्कुलर मोशन है ना, तो वहाँ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा ही होगा, टूवर्ड्स द सेंटर होता है, और इसी की वजह से तो सर्कुलर एक्सीलरेशन होता है। तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सर्कुलर ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो किसी भी केस में क्या हो, ज़ीरो। तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। तो इसके बाद में क्या बचता है, टेंजेंशियल। तो हाँ, ये जो एक्सीलरेशन है ना टेंजेंशियल, अगर हमारा अल्फा ज़ीरो हुआ ना तो क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। मतलब इसकी जो ये वेलोसिटी होती है ना, लीनियर वेलोसिटी, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, लेकिन कौन सा होगा, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वो हमारा रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इस रिलेशन में ये जो एक्सीलरेशन होती है ना, वो कौन सी एक्सीलरेशन होती है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होती है, ताकि अगर अल्फा इक्वल्स टू ज़ीरो भी हो जाए ना तो हाँ ए टी इक्वल्स टू ज़ीरो हो सकता है, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कभी भी नहीं होगी। तो ये चीज़ हमको समझनी थी। चलो अभी हम लोग आते हैं किस पे, टॉर्क पे। ये क्या होता है टॉर्क, और कैसे इसको आपको समझना है, कहाँ पे आपको इसको यूज़ करना है। तो आपने, जैसे कि मैंने भी बोला कि सारी की सारी चीज़ें लीनियर मोशन से लिंक करती हैं। वहाँ पे हमारे पास क्या था, फोर्स था कि कहीं पे हमने फोर्स लगाया तब उसके अंदर मूवमेंट हुआ। फॉर एग्जांपल ये कोई मास है, मैंने इसको फोर्स लगाया तो इसके पास मोशन आ गया, वेलोसिटी भी है, जो भी एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन कुछ भी है, लेकिन इसके पास आ गया। तो उसी टाइप से जब आपको सर्कुलर मोशन करवाना है ना, तो आपको कोई ना कोई फोर्स चाहिएगा अलग से, जो सिर्फ सर्कुलर मोशन को या फिर सिर्फ रोटेशनल मोशन को क्या करे, सपोर्ट करे। अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये कुछ फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक रॉड है, अब मुझे इसको रोटेशनल मोशन देना है। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है, इसको आपको ऐसे घुमाना है या फिर ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में आपको इसको घुमाना है, एक फिक्स पॉइंट के अक्रॉस में आपको इसको घुमाना है। तो अब आपको इसको फोर्स तो लेना ही पड़ेगा फोर्स तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर जब हम लोग रोटेशनल मोशन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक टर्म आती है टॉर्क। जिस टाइप से लीनियर मोशन के अंदर क्या होता है, फोर्स होता है, उसी टाइप से रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होता है, टॉर्क होता है। इस टॉर्क को हम लोग बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट या फिर टर्निंग टर्निंग फोर्स बोलते हैं, टर्निंग फोर्स, ऐसा फोर्स जो टर्न करने में काम में आ रहा है। अब आप इसको कैसे समझोगे, देखो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि थोड़ा भीगा, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास ये कोई फिक्स पॉइंट है और ये रॉड है, ठीक है, ये कोई रॉड हमारे पास, ये रॉड हमारे पास, एक बार मैं इंक डाल देती हूँ। जो भी चीज़ें आपने लीनियर मोशन के अंदर पढ़ी है ना, एक्सीलरेशन पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ी है, और आपने फोर्स पढ़ा है, आपने मोमेंटम पढ़ा है, आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, तो वो सारी की सारी टर्म्स रोटेशनल मोशन में भी आती है। उनके नाम अलग अलग होंगे। यहाँ पे आप अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन तो एंगुलर एक्सीलरेशन, फोर्स तो फोर्स की जगह क्या आता है, टॉर्क आता है। और मोमेंटम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे था लीनियर मोमेंटम और ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो सारी की सारी टर्म्स हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो फिर बताया कि फोर्स ज़रूरी है, डिस्टेंस आर भी ज़रूरी है। अब आप देखो, ये हमारा कोई पॉइंट है, वहाँ से हमने रॉड को फिक्स कर लिया और मैंने किसी एंगल, लेट्स से दिस इज एंगल थीटा, इस एंगल पे मैंने फोर्स लगाया। मैं आपको ये प्रूव करना चाहती हूँ क्यों ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इस फोर्स के कंपोनेंट बनाऊँ तो दो कंपोनेंट बनेगा, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आप देखो वो कौन सा हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट विच इज़ एफ साइन थीटा। अगेन वही सिचुएशन आ गई, क्या एफ कॉस थीटा की वजह से इसका मूवमेंट हो सकता है, इसमें टर्निंग इफेक्ट आ सकता है। मैंने ऐसे रखा और फोर्स लग रहा है ऐसे, इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब इस थीटा की वजह से थीटा इक्वल्स टू जो भी थीटा होगा उसका जो कॉस थीटा वाली वैल्यू होगी उसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। किसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट आ रहा है,
दूसरा होगा एफ साइन थीटा। अगर मैं ऐसे घुमाऊँ, हाँ अब टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब एफ साइन थीटा वाला फैक्टर काम कर रहा है। तो इसीलिए ये एफ पे भी डिपेंड करता है, आर पे भी डिपेंड करता है और थीटा पे भी डिपेंड करता है। अगर मैंने फोर्स लगाया ही नहीं तो फिर थीटा का मतलब क्या है, टर्निंग इफेक्ट कहाँ से आएगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस है ही नहीं, अब आप फोर्स भी लगा रहे हो किसी एंगल थीटा पे लगा रहे हो, लेकिन किसका मूवमेंट होगा, किसको टर्न करोगे जब वहाँ पे आर ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है अगर हमें टॉर्क को डिफाइन करना है तो। इसीलिए हम लोग टॉर्क को क्या लिखते हैं, आर, हाँ आर हमें ज़रूरी है, एफ भी ज़रूरी है। कौन से थीटा की वजह से आता है, साइन थीटा। तो आर एफ साइन थीटा ये होगा हमारे पास टॉर्क की डेफिनेशन। और अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ होगा ना। आप क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो क्या आता है, थीटा ही आता है, साइन थीटा आता है। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन टॉर्क टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस टॉर्क को अगर आपको साइन थीटा की टर्म में नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टॉर्क इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर एफ, या फिर टॉर्क इक्वल्स टू एफ परपेंडिकुलर आर। देखो आर परपेंडिकुलर वाला केस तो अभी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन एफ का पढ़ा है। ये जो फोर्स होगा ना एफ, ये परपेंडिकुलर मतलब जो इस डायरेक्शन, ये जिस आर की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा ना, वही फोर्स काउंट होगा। जो इसके पैरेलल डायरेक्शन में लग रहा है ना ये वाला फोर्स, ये तो काउंट नहीं होगा, बिकॉज इसकी वजह से हमें टर्निंग इफेक्ट नहीं मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आर के परपेंडिकुलर वाला एफ, और अगर आपको फोर्स एफ ऐसे दे रखा है और आर ऐसे दे रखा है तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल ये हमको दे रखा है थीटा और ये हो जाएगा हमारा आर। अब आप बताओ, और ये हमारा क्या है, फोर्स है। अब यहाँ पे आर ऐसे है और हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो भी इसमें पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। इस टाइप में आपको मूवमेंट करना है तो इस आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी ये लेना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है या तो आप आर परपेंडिकुलर ले लो या फोर्स वाला जो कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, लेकिन होना एक दूसरे के परपेंडिकुलर चाहिए। उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। चलो ठीक है, ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन की बात। और यहाँ से अगर आप देखो तो आर एफ साइन थीटा, थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए टॉर्क की वैल्यू आपकी मिनिमम मैक्सिमम भी मिल जाएगी। आप पुट कर लेना, थीटा इक्वल्स टू 0 पे मिनिमम, थीटा इक्वल्स टू 90 पे मैक्सिमम, थीटा इक्वल्स टू 180 पे भी 0, वो भी नेगेटिव में 0। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको मिलेगी। अभी हम लोग एक करते हैं कि जो टॉर्क है ना, जो टर्निंग इफेक्ट है, वो अपने आप में दो केस लेके आता है। कौन से केस लेके आता है, एक तो अगर हम लोग किसी पॉइंट की बात करें, दूसरा हम लोग किसी एक्सिस की बात करें। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो टॉर्क होता है ना वो क्या होता है, ऑन द टॉर्क अबाउट व्हाट, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट की बात करें उसके लिए हम लोग टॉर्क की बात करें। कैसे, अब हम लोग हमारा एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नट बोल्ट वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है जिसको आप, जिसके रिस्पेक्ट में आप टॉर्क निकाल रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में आपको इसको घुमाना। तो ये हमारा पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, पाइवोट जिसको बोलते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग टाउ निकाल रहे हैं। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गई, आर। ये अलग अलग हो सकती है डिस्टेंस, कौन सी कैलकुलेट हो रही है, जहाँ से आप एफ निकाल रहे हो। अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ ना तो इतनी डिस्टेंस काउंट होगी, अगर यहाँ फोर्स लगा रही हूँ तो इतनी डिस्टेंस काउंट होगी। ये वेरिएबल है कि आपको कहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उनकी परपेंडिकुलर बीच की डिस्टेंस, मतलब आर और एफ के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि हम लोग यहाँ पे निकाले टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। तो यहाँ पे क्या केस हो सकता है, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं तो ये मूवमेंट होगा, नहीं होगा, 0। तो इसी पॉइंट को हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि जब हमारा लाइन ऑफ फोर्स, यानी लाइन ऑफ फोर्स ये हो गया ना, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो हमारा पॉइंट ऑफ, ये जो पॉइंट होता है ना टॉर्क वाला फिक्स्ड पॉइंट, इसके पास से गुजरे, इसके मतलब इसके पैरेलल हो, इसको क्रॉस करते हुए निकले, इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो वहाँ पे उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में उस फोर्स के लिए टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। टॉर्क इक्वल्स टू 0। फिर से समझाती हूँ कि ये हमारा पॉइंट है जिसके अक्रॉस हम लोग, जिसके अबाउट हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टॉर्क निकाल रहे हैं। अगर हमारा जो फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स है, वो इस पॉइंट से क्रॉस करे, इस पॉइंट से निकले, इस पॉइंट से क्रॉस कर रही है ना, तो इसका मतलब उस पॉइंट के, उस फोर्स के लिए हमारा टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। दूसरा, अगर क्या मैं यहाँ फोर्स लगाती हूँ तो मुझे टॉर्क मिलेगा, हाँ मिलेगा, ये ऐसे होगा और ये कुछ ऐसे मूव हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पे देखो इसका लाइन ऑफ फोर्स क्या है, ये, और ये पॉइंट का या, तो क्या ये इससे गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है। ठीक है, ये लाइन इससे गुजर रही थी, ये लाइन इससे नहीं गुजर रही, तो इसका मतलब इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ हमारे पास कुछ टॉर्क है, कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन हमें मिल जाएगा। तो अगर हम लोग
टॉर्क अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट निकाल रहे हैं ना, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर हमारा जो लाइन ऑफ फोर्स है, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट जो एक्सिस है, जो पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, उससे अगर क्रॉस करके निकल रही है ना, उसको पास कर रही है, तो हमारे लिए उस फोर्स के लिए क्या होगा, टॉर्क 0 होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा केस आता है, अगर हम लोग अब निकालते हैं टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस के एक एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है डोर का, तो हम लोग वही एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास डोर है। अब डोर कैसे बनाए, कैसे डोर बन जाएगा, हाँ ऐसे डोर बन जाएगा, ठीक है, कि ये हमारे पास डोर है, ये वाला जो पोर्शन है ना, वो जो फिक्स्ड कटिंग वाला पोर्शन होता है ना, वो है, और ये हमारा क्या है, डोर है। और इस एक्सिस, ये वाला ले लेते हैं हम लोग एक्सिस, पहले हम लोग सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहे थे, अब हम लोग किसकी बात करें, एक एक्सिस की बात करें। हमें इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, ये एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। तो अब देखो, हमारी जो डिस्टेंस होगी, अब हम लोग फोर्स कहाँ लगा सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पे लगा सकते थे, और जो डिस्टेंस होती है वो वेरी करती रहती है, जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ तक की आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो अब देखो, क्या मैं फोर्स ऐसे लगाती हूँ, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ एक्सिस, सॉरी ये एक्सिस है ना टॉर्क की, इसके पैरेलल लगाती हूँ, तो क्या मुझे टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, आपके पास मैं कैसे बताऊँ, इसको एक्सप्लेन करूँ, ये कुछ ऐसा, ये एक्सिस है और ये गेट है। अब मैं ना कैसे फोर्स लगा रही हूँ, यहाँ पे फोर्स लगा रही हूँ। क्या यहाँ पे फोर्स लगाने से मुझे टर्निंग इफेक्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप दरवाजे को से नीचे से कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो, तो पहली बात तो नीचे हाथ भी नहीं जाएगा, चलो फिर भी नीचे हाथ कर लिया, और आप ऐसे ऊपर कर रहे हो, तो क्या उससे दरवाजा घूम जाएगा, नहीं घूमेगा। तो इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट आता है, इफ लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, ये हमारा फोर्स है ना, तो ये फोर्स की लाइन होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो। इफ लाइन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस, जिस एक्सिस के अक्रॉस निकाले हैं, तो उस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमको टर्निंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। दूसरा केस आप लगा लो कि हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स का मतलब अगर ये हमारा गेट है ना, जैसे ये गेट हो जाता है, ऐसे गेट है, चलो ठीक है, ये हमारा गेट है। अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैंने फोर्स लगाया इधर, तो मूवमेंट हुआ नहीं। अब मैं फोर्स लगा रही हूँ इधर, तो भी मूवमेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका ऐसे समझ में आया, ये किसी एंगल पे नहीं है, ये है कि ये जो बाउंड्री है ना गेट की, उसी को मैं अंदर की साइड धकेल रही हूँ। जो अगर ऐसा वाला केस होगा ना, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, तो उस केस में क्या आपको टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। अगर ये गेट है, सबसे पहले मैंने गेट को नीचे से फोर्स लगाया, टर्निंग इफेक्ट मिला नहीं। अब मैं इसको ऐसे पुश कर रही हूँ, अब क्या मुझे टर्निंग इफेक्ट मिलेगा, नहीं, नहीं मिलेगा। तो दूसरा केस क्या होता है, इफ लाइन ऑफ एक्शन, इफ लाइन ऑफ फोर्स, सॉरी लाइन ऑफ फोर्स इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, टाउ 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपको समझ में आया, ये गेट है, ठीक है, ये अगर मैंने गेट ले लिया, अब मुझे टर्निंग इफेक्ट लगाना, मैंने यहाँ से इसको फोर्स लगाया, सबसे पहला वाला कि पैरेलल है, ये हमारी एक्सिस है, ये हमने मान लिया, चलो ऐसे मान दे, एक्सिस ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये हमारा गेट है, ये हमारी एक्सिस है, ठीक है। अब मैंने फोर्स यहाँ लगाया, मतलब इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल लगाया, टर्निंग इफेक्ट मिला नहीं मिला, तो इसका मतलब टाउ कितना हो गया, 0 हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ऐसे फोर्स लगा रही हूँ, दरवाजे को ऐसे कर रही हूँ, क्या अब मुझे टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है ना, देखो ऐसे जा रही है इंटरसेक्ट करती हुई, तो क्या अब मुझे टर्निंग इफेक्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इफ द लाइन ऑफ फोर्स इज इंटरसेक्टिंग द एक्सिस, ये हमारी एक्सिस है, इसको इंटरसेक्ट करेगी लाइन ऑफ फोर्स, तो उस टाइम पे भी हमको क्या मिल रहा है, टर्निंग इफेक्ट नहीं मिल रहा है। तो टर्निंग इफेक्ट कब मिलेगा, जब मैं फोर्स या तो ऐसे लगा रही हूँ या ऐसे लगा रही हूँ, दो केस में मिलेगा ना। मैंने ऐसे परपेंडिकुलर लगाया है, लेकिन ये हमारी लाइन ऑफ फोर्स हो जाएगी, ये एक्सिस हो जाएगी, क्या ये इसको पास कर रही है, नहीं कर रही है। अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊँ ना, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, तब हमें मिलेगा क्या, टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। उस केस में हमारे पास टाउ की कुछ वैल्यू आएगी। देखो इसको ऐसे बोर्ड पे समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके जो डोर वाला जो हमारा एग्जाम्पल है उसको बोर्ड पे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैंने हाथ वाला एग्जाम्पल लिया। यहाँ फोर्स लगाएंगे नहीं लगेगा, ये हमारी एक्सिस, यहाँ फोर्स लगाएंगे पैरेलल, हमें टर्निंग इफेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे फोर्स लगाया, टर्निंग इफेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाती हूँ या फिर ऐसे फोर्स लगाती हूँ ना, तो मुझे टर्निंग इफेक्ट मिलेगा। इस केस में हमारी लाइन ऑफ एक्सल इसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर है बिकॉज ये ऐसे ऐसे, लेकिन इसको कहीं से भी पास नहीं कर रही है, कहीं से भी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। तो ये काफ़ी बेसिक सा इसका मतलब
एक्सप्लेनेशन हो गया टॉर्क का कि टॉर्क क्या होता है। जिस टाइप से हम लोग लीनियर मोशन के अंदर फोर्स को पढ़ते हैं उसी टाइप से रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होता है, टॉर्क होता है। टॉर्क किन किन पे डिपेंड करता है, टॉर्क डिपेंड करता है डिस्टेंस कितनी है आर, फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो, किस एंगल पे आप लगा रहे हो। हर किसी एंगल पे, ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे भी फोर्स लगा दिया और हमें टॉर्क मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। डिपेंड करता है आपने टॉर्क या फिर जो फोर्स लगाया ना वो कहाँ पे लगाया है, उसके अकॉर्डिंग आपको टॉर्क मिलेगा। तो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आर, एफ, थीटा। और हमारे पास हम लोग इस रिलेशन को आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं। वहाँ पे या तो आर परपेंडिकुलर होना चाहिए या एफ परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब है जो टॉर्क और जो रेडियस है या फिर जो डिस्टेंस है आर और जो फोर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे ना तो टॉर्क के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है। डिस्क अगर वाले का केस ले लोगे ना, जैसे कि आपने ये डिस्क बनाया और ये डिस्टेंस आर है। अब मैं फोर्स कैसे लगा रही हूँ, अब मैं फोर्स लगा रही हूँ ऐसे ऊपर, फोर्स लगा रही हूँ ना ऐसे, ये डिस्क है, ठीक है। डिस्क कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है। ये इसकी डिस्टेंस आर हो जाएगी और मैं फोर्स लगा रही हूँ ऐसे, तो क्या आपको डिस्क में रोटेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस केस में आपको ऐसे परपेंडिकुलर लगाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें अलग है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी तक हमने ये पढ़ा है कि टॉर्क का रिलेशन होता है आर क्रॉस एफ, वेयर आर क्रॉस एफ इज आर एफ साइन थीटा, या फिर आर परपेंडिकुलर एफ, एफ परपेंडिकुलर, दोनों ही वैलिड है। और हमें देखना पड़ेगा हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है फोर्स का, और जो डिस्टेंस है उनके बीच में एंगल आपको कैसे लेना है। 2 केसेस बना दिया, अबाउट एन एक्सिस एंड अबाउट अ पॉइंट। दोनों में एक एक कंडीशन लगती है। पॉइंट की अगर बात करें तो अगर उसी पॉइंट से फोर्स क्रॉस कर रहा है तो हमारा टॉर्क 0 होगा। एक्सिस की बात करें पैरेलल होगा तो 0, अगर इसको इंटरसेक्ट करता है तो भी 0। दूसरा जब होगा जब इसके परपेंडिकुलर लगा रहे लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर रहा है तब हमें टॉर्क मिलेगा। तो ये कुछ रिलेशंस यहाँ पे हमारे पास आ गए। अभी हम लोग पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखो ये तो सब थ्योरी की बात है, अब आखिर में तो जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना तब पता पड़ेगा कि कितना समझ में आया है और कितना समझ में नहीं आया है। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग टॉप के क्वेश्चन के ऊपर भी जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है, t इक्वल्स टू 0 यानी इनिशियल टाइप है, ओमेगा भी गिवन है, थीटा की गिवन है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर थीटा। हमें थीटा का एक्सप्रेशन निकालना है टी की टर्म्स में। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो हमें अल्फा गिवन है, हमें ओमेगा गिवन है, हमें थीटा निकालना है। तो हमें पहले अल्फा की टर्म को ओमेगा में लाना पड़ेगा, ओमेगा से किस में लाना पड़ेगा, थीटा में लाना पड़ेगा, बिकॉज हमें किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की। तो हमारे पास क्या रिलेशन है, हमारे पास रिलेशन है अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। यही रिलेशन है, इससे हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा डी टी, और इंटीग्रेशन करेंगे डी ओमेगा का अल्फा डी टी का, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। अब बात आई लिमिट की। लिमिट कहाँ से लगेगी, t इक्वल्स टू 0 पे हमें वैल्यू पता है कितनी है, t इक्वल्स टू 0 पे ओमेगा की वैल्यू 10, और हमें किसी टाइम t पे निकालनी, तो लिमिट लगेगी 10 से t पर। अब अल्फा की बात करें, सबसे पहले इसको लिख देते हो जाएगा t माइनस 10 होगा अल्फा कितना है 6t स्क्वायर माइनस 2t dt, और यहाँ पे लिमिट किसकी लगेगी, t की। तो t इक्वल्स टू 0 से टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो, किसी टाइम t तक की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा t माइनस 10 इक्वल्स टू ये ओमेगा होगा ना, हमें ओमेगा की लिमिट लगानी है, तो ये हो जाएगा ओमेगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 10 इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करो 6t का हो जाएगा 6t क्यूब बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर बाई 2, और 0 से t तो मतलब यही वैल्यू आने वाली है। तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 10 इक्वल्स टू 6t क्यूब बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा की वैल्यू निकालूँ तो यह आ जाएगा 2t क्यूब माइनस टी स्क्वायर और प्लस का 10, ये आ गया हमारे पास क्या, ओमेगा। अब हमें निकालना है थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास रिलेशन है ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा डी टी। इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, डी थीटा, अब यहाँ पे लिमिट लगाओ, थीटा टी इक्वल्स टू 0 पे कितना था 4, और फाइनल कितना है वही हमें निकालना है, इस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है और t की वैल्यू वही 0 से लेके t तक। इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा थीटा माइनस 4 इक्वल्स टू 0 से t, ओमेगा की वैल्यू पुट करो कितनी आ रही है 2 क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस का 10 डी टी, तो आया हो जाएगा थीटा माइनस 4 इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करो तो हो जाएगा 2 4 बाई 4 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस का 10 टी, ये हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन। अब थीटा की वैल्यू निकालनी तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का टी क्यूब बाई 3 प्लस का
10t प्लस का 4, ये आ जाएगा हमारे पास थीटा का एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, 2022 का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आया हुआ भी है। तो इस टाइप से आपको अगर अल्फा, थीटा, ओमेगा इन तीनों के रिलेशन पता है ना, तो ये निकालना बिल्कुल भी इजी नहीं हो, थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग करा करो, बिकॉज कितना ही थ्योरी पढ़ लोगे, कितना ही अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट आता है, एकदम अच्छे से डिटेल में इवन आप पढ़ा सकते हो, आपको इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अगर आपको उसको अप्लाई करना ही नहीं आ रहा है तो फिर उस थ्योरी का क्या मतलब। तो जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे ना, उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ही होने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि कोई एक बॉल है, वो इस पाथ पे, इस पाथ की इक्वेशन क्या है, पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन हमें गिवन है y = 4cx²। इस पे वो कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी, इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसके ऊपर एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो इस पाथ पे ये घूम रहा है और किसी एक पॉइंट पे, ये मान लिया पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे, तो इसका मतलब ये क्या, ये A है और ये B है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पे मास m है और ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस के, ये जो y एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेशन हो रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। सारा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अब हमें निकालना है कि इस पॉइंट P पर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी होगी, वो हमें फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे लगाएंगे, देखो हम लोग हमारा ये फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते, ये हो गया हमारा पाथ, पैराबोलिक पाथ, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है कितनी है, y = 4cx²। जब भी x² के प्रोपोर्शनल होता है ना, तो वो पैराबोलिक पाथ ही होता है। ये हमने पढ़ा भी था जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था। ये हो गया हमारा मास m, ठीक है, चलो हो गया। अगर मैं इस पाथ के रेडियस की बात करूं, ये एक टाइप का सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, हमें कोऑर्डिनेट गिवन है a और b, तो ये कितना होगा, a होगा। अब इस पे बाहर की साइड क्या लगने वाला है, एक सर्कुलर मोशन या फिर हम लोग रोटेशनल मोशन बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो आएगा ही आएगा। तो बाहर की साइड हम लोग लगाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m⍵²r। देखो वैसे तो क्या होता है, mv²/r होता है mv²/r। अब यहाँ पे अगर v की जगह आप r ओमेगा वाला रिलेशन लगा दो तो क्या हो जाएगा, mr²⍵²/r। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, mr⍵² लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा m⍵², r कितना है, a, तो ये हो गया हमारे पास m⍵²a। अब और कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर लग सकते हैं, नीचे लगेगा क्या, mg। लेट से ये हम लोग इंक्लाइन प्लेन वाला केस ले लेते हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। हमने हमेशा ही पढ़ा है ये कि जो एंगल इंक्लाइन प्लेन जो पाथ के साथ एंगल बनाता है, वही एंगल नॉर्मल वर्टिकल के साथ बनाएगा। ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है और ये वर्टिकल है, तो नॉर्मल और वर्टिकल के बीच में भी क्या है, एंगल थीटा। तो ये तो सारी चीज़ हमने पढ़ी। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। और इस डायरेक्शन में अगर मैं कंपोनेंट निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। चलो ठीक है। अब देखो ये पाथ जा रहा है ना, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। सेम चीज़ है, हॉरिजॉन्टल और पाथ के बीच में थीटा है, हॉरिजॉन्टल और पाथ के बीच में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ से हटाते हैं ताकि आपको समझ में आए, ये चीज़ हम लोग हटा देते हैं। तो क्या हम लोग इसके भी कंपोनेंट लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये भी किसी एंगल क्या है, थीटा पे, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, m⍵²a cos थीटा होगा। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी ये वाला कंपोनेंट, ये कितना होगा, m⍵²a sin थीटा। सारे के सारे कंपोनेंट्स अब हमें आ गए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा नॉर्मल, तो हम लोग इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के इक्वल कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास रिलेशन, m⍵²a cos थीटा, cos थीटा = व्हाट, mg sin थीटा लिख सकते हैं। m से m गया, पीछे क्या बचा, ⍵²a = g tan थीटा लिख दूँ मैं, sin थीटा, ये cos थीटा इसके नीचे अगर आ गया, ⍵² हो जाएगा g/a tan थीटा। और अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा, √g/a tan थीटा। तो इस टाइप से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं और ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग। ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, इससे हम लोग थोड़े थोड़े एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाते रहेंगे। साथ साथ में आप अपने नोट्स भी बनाते रहना। ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोलती कि मेरे वीडियो देख रहे हो, मेरे वीडियो से ही नोट्स बनाओ। आपको जहाँ से ज़्यादा समझ में आता है वहाँ से आप
नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करो, उसके साथ साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तो फिर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हमारे पास दोनों के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि एक वायर को सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया और उसे एक वर्टिकल प्लेन के अंदर रख दिया। वर्टिकल प्लेन पे रखने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक बीड है जो इस प्लेन पर, वर्टिकल प्लेन पर या फिर वायर के ऊपर स्मूथली ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस दिया है, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है। किसी पॉइंट P पर वो बीड क्या है, रेस्ट पे है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग हमारा ये डायग्राम वापस बना देते हैं। तो दिस इज आवर सर्कल, ये हो गया हमारा स्मॉल वाला पार्ट, ये हो गया हमारा सेंटर। दिस वैल्यू इज R, दिस वैल्यू इज व्हाट, R/2, और यहाँ पे हमारा बीट क्या है, M। अगर मैं बात करूँ बीट पे फोर्सेस की, तो सबसे पहले नीचे की डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg। बाहर की डायरेक्शन, बिकॉज ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर R/2, बिकॉज इसकी रेडियस कितनी है, R/2, और हम लोग इस सर्कल की बात कर रहे हैं, बड़े वाले सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं। हो गया, चलो, और ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये कितनी होगी, R होगी, और ये डिस्टेंस हो गई R। चलो ठीक है। अब अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर निकालूँ, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसको सही करते हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं जिससे आपको समझ में आराम से आए। तो ये हो जाएगा दिस, और ये हो गया हमारे इसका टेंजेंशियल। ओके, चलो अब देखो, ये जो होगा ना, ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी होगा। ये इस पॉइंट पे दोनों कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन ही हमारा क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लिख दिया। फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा, बिकॉज हमने स्मूथ सरफेस की बात करी है। और कोई फोर्स लगेगा नहीं, और कोई भी फोर्स आपको हो तो बता दो। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं है, वरना हम लोग टेंशन भी लगा देते, तो वो भी नहीं है। अब देखो, अगर मैं इस एंगल को लेती हूँ ना थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस एंगल की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज OANB। तो अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल OAB के बारे में, तो देखो यहाँ पे अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो साइन थीटा कितना होता है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसका मतलब AB/OB। AB की वैल्यू कितनी है, R/2। OB की वैल्यू कितनी है, R, यानी 1/2। साइन थीटा 1/2 कब हो जाए, तब थीटा कितना होता है, 30 डिग्री। तो हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकती। अब आप कॉम्पोनेंट्स ले लो, ठीक है। तो कॉम्पोनेंट्स हम लोग कैसे लेने वाले हैं, ये mg है, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg cos थीटा, ये वैल्यू mg cos थीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी mg sin थीटा। और आप क्या निकाल सकते हो, अगर मैं ये n है ना, तो ये कितना हो जाएगा, n cos थीटा हो जाएगा, n cos थीटा। एंड ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, n sin थीटा। इसके अलावा क्या हम और कोई कंपोनेंट निकाल सकते, नहीं, इसके अलावा हम और कोई भी कंपोनेंट नहीं निकाल सकते। तो देखो, आप जो भी कंपोनेंट्स है उनको इक्वल कर दो। अगर मैं इन कंपोनेंट्स की बात करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, n cos थीटा इक्वल्स टू mg, n cos थीटा इक्वल्स टू mg। दूसरा कंपोनेंट क्या आ रहा है इस डायरेक्शन में, विच इज n sin थीटा इक्वल्स टू व्हाट, m ओमेगा स्क्वायर R/2। आगे हमारे पास वैल्यू, अब हम लोग अगर इसको ये ले दो 1, ये ले दो 2, देखो दूसरी इक्वेशन ये भी आ रही है, एंड लेकिन हम लोग ये नहीं लेते बिकॉज इसके हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, नहीं इसके हमारे पास कोई डायरेक्शन है, तो इन डायरेक्शंस पे हम लोग ले लेते हैं। और हमें चाहिए ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कब आएगा, जब मैं ये वाला कॉम्पोनेंट ही बैलेंस करूँगी, हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब 2 डिवाइडेड बाय 1 करो तो क्या आएगा, n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर R/2 mg हो जाएगा। m से m कैंसिल हो गया और n से n कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर R/2g। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें r की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं भी नहीं गिवन है, हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2g/r tan थीटा, या फिर ओमेगा स्क्वायर 2g/r। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan हमें पता है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा 1/√3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r, तो हो जाएगा 2g डिवाइडेड बाय √3r। ये हो जाएगी हमारे पास किसकी वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो इस टाइप से आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अभी हम लोग हमारा दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
देखो अभी तक हमने ओमेगा के बारे में पढ़ लिया, एक रिलेशन और आता है टॉर्क और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच में, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। पहले हम लोग सिंपल टॉर्क के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। और ये जो हमने पढ़ा है ना ओमेगा, ये है कि अगर आपको ओमेगा पे क्वेश्चन दे रखे तो आपको कैसे करना है, अल्फा और ओमेगा में रिलेशन पूछा है तो कैसे करना है, वो इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने करा है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके। अब हम लोग करते हैं टॉर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात। तो देखो हमको क्वेश्चन में गिवन है फोर्स, हमें गिवन है रेडियस आर, तो अब हमें क्या निकालना है, टॉर्क की तो निकालना है। हमारे पास सीधा फॉर्मूला है, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ, इसका मतलब हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आर लिख दो, ये लिख दो आई जे के, आर कितना है 2 2 1 और एफ लगाना है, एफ कितना है 5 3 माइनस का 7 हो गया। अब देखो कंपोनेंट कैसे करना है, सबसे पहले आई कैप लिख दो, ये मैंने तरीका पूरा क्रॉस प्रोडक्ट जैसे करना है वो बताया, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो चेक करना। इस पे रखेंगे हाथ, ये हो जाएगा माइनस का 14 और ये हो जाएगा माइनस का 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, माइनस दिस ये होता है, ठीक है, ये हो गया। फिर लिखो प्लस माइनस का जे कैप, बीच में माइनस जे कैप आता है, माइनस जे कैप लिख दिया उल्ट। अब इसमें करो -7 × 2 -14 माइनस का 5 होगा, हाँ हो गया। चलो अब लिख दो प्लस का के कैप, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 × 2 6 माइनस का 10। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, 2 2 1 एंड 5 3 माइनस 7। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा माइनस का 17 का आई कैप, ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 14 और 19 प्लस का 19 का जे कैप, ये अगेन माइनस का 4 कैप के कैप। तो इस टाइप से आप क्रॉस प्रोडक्ट करके अगर आपको आर और एफ की वैल्यू है तो टॉर्क निकाल सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा था कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, सिर्फ इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे दो क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ, विच इज़ इक्विलिब्रियम या फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जिस टाइप से हमने ना स्पेलिंग गलत लिख दी, इक्विलिब्रियम, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने जब लीनियर मोशन पढ़ा था ना, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब अप्लाई होता था, जब नेट फोर्स क्या हो जाता था, जीरो, व्हेन नेट फोर्स इज जीरो। उसी टाइप से हमने बोला है कि लीनियर मोशन में फोर्स होता है, उसी टाइप से रोटेशनल मोशन के अंदर क्या होता है, टॉर्क होता है। तो अगर एफ नेट भी जीरो और टाउ नेट भी जीरो, मतलब उस पर कोई टर्निंग फोर्स भी नहीं है और नॉर्मल फोर्स भी नहीं है, तो अगर ये दोनों ही अप्लाई होते हैं ना, तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये कंडीशन किसकी है, लीनियर इक्विलिब्रियम की, ठीक है। और ये किसकी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है ना, तो हमें मिलता है एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दोनों केस का होना चाहिए जब नेट फोर्स भी जीरो और नेट फोर्स भी जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, पहले वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि कोई सरफेस है, उसके ऊपर से हमने दो स्ट्रिंग बांध रखी है, तो स्ट्रिंग पे टेंशन हो जाएगा T और ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन T1 ले लो। अगर हमें नहीं गिवन है अलग अलग है सेम टाइप की, तो T1 T2 ले लो, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों स्ट्रिंग को 1 मीटर लॉन्ग रॉड AB से मतलब दोनों को बांधा हुआ है, ठीक है। और रॉड का खुद का एक मास है, कितना है, मास M। तो हमें A पॉइंट पे टेंशन लगाने, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है, टॉर्क नहीं, जीरो। ये एक फिक्स्ड पोजीशन पे है, यहाँ पे इस पे फिक्स है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कौन सी कंडीशन ले सकते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे कंडीशन ले सकते हैं। इस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से हम लोग कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टाउ होता है ना, टाउ नेट कितना होता है, जीरो, या फिर टाउ क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहली चीज़ आती है कि हमें टाउ लेना है लेकिन हमें किसके रेस्पेक्ट में लेना है। तो आप किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में ले लो, ए के रेस्पेक्ट में ले लो, बीच में कहीं ले लो, बी के रेस्पेक्ट में ले लो, या सेंटर और किसी पॉइंट पे लेना। जो टाउ नेट होगा ना, वो किसी भी पॉइंट, किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में लो, क्या होगा, जीरो ही होगा। अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लोग क्या बना देते, देखो ये कुछ इस टाइप से है, हाँ ये पूरा है, सॉरी,
इस टाइप से। ये दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में टेंशन T1 या TA ले लो और इसमें क्या ले लो, TB ले लो। ये पॉइंट A है इसलिए, और ये पॉइंट B है। ये डिस्टेंस 0, ये डिस्टेंस बता रही कि ये कितना है 25, ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 75 और ये कितना हो गया 100। अब इतने इस रॉड का भी मास है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, सेंटर ऑफ मास का। हमें पता है सेंटर ऑफ मास इस रॉड का क्या होगा, एकदम सेंटर में, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे इस रॉड का मास mg लगेगा। दूसरा 75, ये ऊपर लिख देते हैं हम लोग, 75 पे भी हमने एक मास लगाया कितना 2m का, तो इसका वेट 2mg नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। और कोई फोर्स लग रहा है नहीं, और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ये टेंशन T है और ये टेंशन B है। तो अब हमें टेंशन किस पॉइंट पे निकालना है, A पॉइंट पे निकालना है। और हमें पता है अगर मैं इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में टॉर्क लूँगी ना, तो ये वाला तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये लाइन ऑफ फोर्स है और ये हमारा पॉइंट है, ये इसी से पास होके निकल रही है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था ना कि जब हम लोग टेंशन किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो और वो पॉइंट और लाइन ऑफ फोर्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, टॉर्क जीरो होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लूँगी तो मुझे TA निकलेगा, मेरा निकलेगा ही नहीं, और TA हमें निकालना है। तो हम लोग किसी और पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, तो हम लोग लेते हैं B के रेस्पेक्ट में, बिकॉज हमें TB नहीं निकालना है। तो टाउ नेट अबाउट पॉइंट, व्हाट अबाउट पॉइंट बी, पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल। देखो अब कैसे करना है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इक्विलिब्रियम, जो टाउ इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ भी रखा है पिछले ईयर के एग्जाम में। तो इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं। इस पर फोर्स लग रहा है ऊपर वाली डायरेक्शन में, और डिस्टेंस R यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी होगी। और मैं हमेशा बताती हूँ फोर्स और बीच की डिस्टेंस वो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गए ना, वही वाली लेनी है। मतलब अगर ये ऐसे होता है ना, R ऐसे, ठीक है, ऐसे मतलब किसी ऐसे एंगल पे होता है जो एंगल थीटा 90 नहीं होता, तो हम लोग ये डिस्टेंस नहीं लेते, हमें परपेंडिकुलर। ऐसे भी केसेस आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये फोर्स और ये डिस्टेंस, ये दोनों कितना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हम लोग ये डिस्टेंस लेंगे, कितनी आ रही है 100, तो हो जाएगा TA मल्टीप्लाई बाय 100। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, दूसरा कहाँ पे मास, फोर्स जहाँ जहाँ पे लग रहा है वही लगाना है। यहाँ पे फोर्स है mg और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस पॉइंट से 50। लेकिन अब डायरेक्शन देखो, फोर्स और इसकी डायरेक्शन देखो, तो ये फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा ना, फोर्स इस डायरेक्शन में है तो ऐसे मूवमेंट होगा। समझ में आई मेरी बात, ये इस डायरेक्शन में, मतलब अंदर की डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, हो गया माइनस। चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब आप देखो दूसरा फोर्स लग रहा है यहाँ पे माइनस, और ये कितना हो जाएगा, फोर्स है वैल्यू mg मल्टीप्लाई बाय 50 होगा, 50 डिस्टेंस है और फोर्स की वैल्यू कितनी mg। अब इसकी बात करते हैं, इधर भी डायरेक्शन क्या होगी, सेम है ऐसे, तो ये माइनस होगा। माइनस का फोर्स कितना लग रहा है 2mg मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कितनी है 25। और अब TB की बात करूँ, जीरो हो जाएगा। TB से TB की ही जो बीच की डिस्टेंस भी जीरो होती है और वो उसी पॉइंट से निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। तो इस टाइप से हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वल्स टू किसके बराबर, जीरो, टाउ नेट इज जीरो। अब इसकी वैल्यू करो 100 TA माइनस 50 mg माइनस 50 mg इक्वल्स टू जीरो, यानी 100 TA इक्वल्स टू कितना हो रहा है 100 mg। इसका मतलब TA कितना आ रहा है 1 mg। तो इसका मतलब ये जो टेंशन होगा वो कितना आएगा 1 mg के बराबर आएगा इस पॉइंट A पे। उसी टाइप से आपको अगर पॉइंट B के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो भी निकाल सकते हो आप। ये वाला पॉइंट ले लेना और सारी की सारी कैलकुलेशन करना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन करना है। अभी हम लोग ये दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, और इसमें आपको पता पड़ेगा कि इसलिए हम लोग बोलते हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेनी है। एक सेकंड, F एट बॉटम, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक वॉल है, वॉल से इंक्लाइंड हमने एक वुडन स्टिक रखी है, और स्टिक की लंबाई वॉल की लंबाई से ज़्यादा है, इसलिए इसका कुछ पार्ट ऊपर की डायरेक्शन में कुछ ऐसा रहता है। वॉल जो है वो स्टिक पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल लगाती है, यहाँ पे भी यहाँ पे। और ये जो सरफेस है ना, ये क्या है रफ सरफेस है। अगर ये रफ सरफेस है तो यहाँ पे क्या आएगा फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। और ये भी हमको नॉर्मल की डायरेक्शन दे रखी है। हमें मास गिवन है, वुडन स्टिक का मास कितना है 1.6 mg, और इसकी लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ गिवन है स्मॉल l। तो अब हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी, H/L का रेशियो फाइंड करना, और F यानी फ्रिक्शन जो फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, तो हम लोग ये भी हटा लेते हैं, हमें काफ़ी स्पेस चाहिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। तो देखो कैसे करना है आपको। सबसे पहले हम लोग अलग से डायग्राम बना देते हैं वापस। हमारा ये ऐसे,
ठीक है, हो गया। अब हमें क्वेश्चन के अंदर इसकी लेंथ गिवन है, कितनी है, एल। ये लेंथ गिवन है, इसकी लेंथ कितनी है, एच। चलो ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री और ये फोर्स दे रखा है एन और इधर दे रखा है फोर्स एन। परपेंडिकुलर ना, तो मैंने सही बनाया, ऐसे हो जाएगा एन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, जो एंगल वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है वही एंगल वर्टिकल नॉर्मल के साथ बनाता है। ये हो गया वर्टिकल, तो इसका मतलब ये एंगल, सॉरी ये वर्टिकल, यहाँ पे ये नहीं होगा, वर्टिकल होगा ये, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप लोग इसको ऐसे करके देखो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर इस प्लेन को हम लोग ऐसे घुमा देना तो आपके पास सारी की सारी सिचुएशन सेम आ जाएगी। या फिर अगर और तरीके से करना है तो कैसे होगा, देखो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 60, तो पीछे क्या बचा, 30 डिग्री। आपको ऐसे निकालना, वैसे निकाल दो, तो ये एंगल आ गया। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, नॉर्मल के कॉम्पोनेंट्स आ गए। ये कॉम्पोनेंट कितना हो गया, एन कॉस 30 और ये वाला कॉम्पोनेंट कितना आ गया, ये आ गया एन साइन 30 डिग्री। इसके अलावा हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब हमारे पास मास है रॉड का मास है, तो हम लोग रॉड के मास को कहाँ पे सेंटर मारेंगे, सेंटर ऑफ मास, मतलब एकदम सेंटर में। ये डिस्टेंस जो L/2 होगी ना यहाँ तक, यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं, यहाँ पे इसका मास होगा m, तो नीचे की डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, mg। हो गया। और कुछ है हमारे पास, हाँ, रॉड ऐसे रखी हुई है ना, तो ये इस साइड में, इस डायरेक्शन में स्लिप करने की ट्राई करेगी। आप खुद सिचुएशन सोचना, अगर हम लोगों ने किसी को रॉड को इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे रखा ना, तो वो ऐसे बाहर जाने की ट्राई करेगी। इसका मतलब इसकी रिलेटिव स्लिपिंग इस डायरेक्शन में होगी, तो फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स F लगेगा। अब ये सारी सिचुएशन हमारे पास क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें निकालना है बाकी वैल्यू। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, कौन कौन से फोर्स हमारे पास है। तो हमारे पास mg है, वो किसके बराबर आ रहा है, ऊपर डायरेक्शन में n साइन थीटा, तो हमारे पास आ रहा है n साइन थीटा प्लस n, इधर भी n लग रहा है ना, दो नॉर्मल लग रहे हैं, प्लस n, ये वाली डायरेक्शन यानी y डायरेक्शन में प्लस n साइन 30 डिग्री किसके बराबर आ रहा है, mg के बराबर, ये आ रहा है mg। वैल्यू पुट कर लो, n साइन 30 यानी 1/2, n/2 प्लस n, ये हो जाएगा n/2 प्लस n इक्वल्स टू mg। और m की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 1.6, तो हो जाएगा 3n/2 इक्वल्स टू 1.6g, या फिर n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 × 3.2 डिवाइडेड बाई 3। n की वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम लोग, हाँ, n की वैल्यू हो जाएगी 16/3.2g/3, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इससे हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, n की वैल्यू निकाल दी। दूसरा, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे पास कौन सा फोर्स है, एक तो फ्रिक्शन फोर्स है, इसके अलावा एक ये फोर्स है, तो इसका मतलब n cos 30 डिग्री इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स F। तो F की वैल्यू कितनी आ रही है, F की वैल्यू आ रही है हमारे पास n cos 30 डिग्री, यानी n की वैल्यू है 3.3 डिवाइडेड बाई 3g cos 30 यानी √3/2 होगा, √3/2। तो आप देखो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा √3 और ये हमारे पास आ जाएगा 3.g/2√3। तो ये निकल गई हमारे पास किसकी, F की वैल्यू। हमको क्वेश्चन में पूछा था ना कि फ्रिक्शनल फोर्स F की वैल्यू निकालो, तो इस टाइप से आप फ्रिक्शन फोर्स F की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको ये करना है। अभी हम लोग नेक्स्ट चीज़, इसका आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ये चीज़ हम लोग हटा देते हैं, ये हमारे काम नहीं आने वाली है। तो देखो, अब हमारे पास दूसरी वैल्यू, हमने F की वैल्यू निकाल दी, अब हमें निकालनी H/L की वैल्यू। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब टाउ क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, टाउ नेट इक्वल्स टू 0। और हम लोग किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, हमें पूरी लेंथ L चाहिए, पूरी लेंथ H भी चाहिए, तो हम लोग ले लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में। तो लेट्स से किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ले लो, हम लोग A के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो हम लोग ले लेंगे T टाउ नेट विथ रिस्पेक्ट टू, या फिर अबाउट द पॉइंट A। ठीक है, चलो सबसे पहले इस पॉइंट की बात करूँ मैं, इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टाउ एट A इक्वल्स टू 0, बिकॉज फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और इसी पॉइंट से डिस्टेंस भी क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, 0 प्लस
यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास, अब हम लोग इसका लेंगे मास mg नीचे की डायरेक्शन में और डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे जब मैंने बोला ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंफ्यूजन रहता है, तो देखो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बीच में लग रहा है mg और ये हो गए r, तो अब आप लोग क्या करते हो, ये हो गया मेरा r, ये हो गया मेरा फोर्स, आप ले लोगे ये डिस्टेंस नहीं, ये डिस्टेंस नहीं होगी, डिस्टेंस होगी फोर्स की और पॉइंट के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स है, ये पॉइंट है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमें यहाँ पे चाहिएगी। तो ये डिस्टेंस यानी ए सी, पॉइंट सी लिया हमने, तो ए सी कितना होगा, देखो ए सी हमें निकालना, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है, और ये है l/2 और हमें निकालना है किसकी, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो आप ले लो sin 30, sin 30 कितना होगा, sin 30 हो जाएगा AC/l/2, तो AC कितना हो जाएगा l/2 इंटू साइन 30 यानी 1/2, l/4 हो जाएगा। और ये मास कितना है mg, m की वैल्यू में गिवन है 1.6 g, तो 1.6 g मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस विच इज l/4। अब देखो अब कौन सा फोर्स लग रहा है, अब हमें लेना है फोर्स n, ये कॉम्पोनेंट्स है, कॉम्पोनेंट्स वाला फोर्स नहीं लेना आपको, ये फोर्स लेना है n, ये हो गया n। अब हमारे पास केस क्या है, इसको भी हम लोग अलग से बनाते हैं ताकि हमें समझ में आए। अब हमारे पास केस है कि ये है, ये लग रहा है n और ये है हमारा पॉइंट। अब आप बताओ इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप बोलोगे अभी ये लिया था तो इसका मतलब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये, यानी ये पूरी के पूरे डिस्टेंस ये, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, ये ऐसे जा रहा है, पॉइंट ऐसे है, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसी होगी। अगर ये मास यहाँ पे नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा होता है या फिर ऐसे भी लग रहा होता है ना, तो हम लोग क्या लेते, ये वाली डिस्टेंस लेते, लेकिन ये ऐसे लग रहा है परपेंडिकुलर, दोनों के बीच में जो r वाला वेक्टर है और जो f वाला वेक्टर है ना, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो अगर मैं r ऐसे ले रही हूँ ना, यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, तो r ऐसे होगा और हमारा फोर्स ऐसे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। हम लोग पहले वाले केस में क्या कर रहे थे, ये mg था, तो मैं क्या करूँगी, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे और r ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। तो अब हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, हमें डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ये, और ये डिस्टेंस कितनी हो रही है, ये डिस्टेंस x, ये मैंने इधर इसको मैं ले लेती हूँ x, ये जो l है ना, ये l टोटल लेंथ है, हाँ ये यहाँ पे गड़बड़ बना दिया, ये टोटल लेंथ है l हमारे पास, हमें टोटल लेंथ नहीं, ये जो डिस्टेंस जो वॉल के ऊपर टिकी हुई है ना, वो कितनी वैल्यू हमने ले ली, वो वैल्यू ले ली हमने x। चलो ठीक है, तो अब आप डायरेक्शन बताओ। सबसे पहले डायरेक्शन देखो, ये mg नीचे की साइड लग रहा है और ये इधर की साइड लग रहा है, तो माइनस आएगा, आप कैलकुलेट भी कर लेना चाहे, देखो ऐसे हो जाएगा, हम लोग फोर्स ऐसे लग रहा है, r ऐसे लग रहा है, अंदर की साइड माइनस, माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना लिखना है। अब डिस्टेंस फोर्स है हमारे पास n, बीच की डिस्टेंस है x, हमें नहीं पता वैल्यू, तो हमने सिंपली क्या लिख दिया, इसको x लिख दिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.6 यानी 1.6 GL/4 इक्वल्स टू nx, और n की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी मैंने हटा दी है, लेकिन मैं अभी बताती हूँ, n की वैल्यू हमने निकाली थी 3.2 G/3, 3.2 G/3, तो n की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते, ये था 3 G/3। अब यहाँ से आप देखो x की वैल्यू निकाल सकते हो, आपके पास क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो x आ रहा है 3l/8g, 3l/8g, ये यानी g से g भी क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हमने g हटा दिया है ना, हाँ, तो ये g से g भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3l/8 हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू x की, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। लेकिन क्या यहाँ पे हमारे पास l/h का रेशियो आया, नहीं आया, तो अब हमारे पास एक और तरीका निकालने का, अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को कंसीडर करूँ, दिस ट्राइंगल ABC, पूरे ट्राइंगल को मैं कंसीडर करूँ, तो देखो हम लोग h और x में रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे, हमें चाहिएगा एंगल थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बेस यानी कॉस थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस, बेस की वैल्यू कितनी है h/x आ गया, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ रही है h/cos 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास x के रिलेशन के लिए 2 इक्वेशन है, ठीक है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सेम लिख सकती हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा 3l/8 इक्वल्स टू h/cos 30 डिग्री, दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने, बैलेंस कर दिया, ठीक है, इन सबको हटा दो, हमारे पास क्या रिलेशन आया है 3l/8 इक्वल्स टू h/cos 30 डिग्री। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, cos 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3/2, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं √3/2, तो यहाँ से हमको h/l का रिलेशन निकल जाएगा, कितना होगा, अगर मैं h/l निकालूँ ना, तो आएगा 3√3l/16,
ये आ जाएगा हमारे पास H/L का रिलेशन। तो अगर मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात करूँ, इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा, यस लगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ लगाना है। इस क्वेश्चन में नेट इक्विलिब्रियम किस पॉइंट के एक्सिस में लेना है वो पता पड़ा, हाँ पता। डिस्टेंस कैसे लेनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है वो पता पड़ा, हाँ पता पड़ा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, मेरे हिसाब से हो जाने चाहिए। अगर फिर भी नहीं हुए तो और न्यूमेरिकल्स करो, जितना न्यूमेरिकल आपको मिलता है प्रीवियस ईयर के पेपर की कोई बुक खरीद लो, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स करो। आपको कोचिंग वगैरह में पढ़ते हो तो वहाँ से भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलता ही होगा, तो वो भी सॉल्व करो। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये शायद एडवांस का क्वेश्चन है। तो इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए ना तो फिर तो सिलेक्शन पक्का ही पक्का है। तो आई थिंक आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसमें हमने टॉर्क की बात कर ली, इक्विलिब्रियम वाले स्टेट की बात कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए थैंक यू।